जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म से आप आगे से आगे अपनी लाइफ में बढ़ेंगे। मैं यही पूरी कोशिश करता हूँ, जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ तो मेरा एक ही टारगेट होता है कि आपको कुछ नया नॉलेज और नए नॉलेज के साथ आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन दे सकूँ। तो इसी की राह पे आपके साथ मैं जुड़ चुका हूँ और मैं आशा करता हूँ आप कुछ सीख रहे जरूर हो। आपको बस क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट चीज, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स माय व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। इट्स माय व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको हेल्प करेगा एनी गाइडेंस अबाउट पर्सनल एंड एकेडमिक। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, यू विल कनेक्ट विथ मी एंड आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको और चीज बताना चाहूंगा, हमारी जो एनसीईआरटी 10th और 9th ये दोनों हो गई है, मतलब 10th अभी बाकी है चैप्टर्स, 9th पे फोकस है। दूसरी चीज, बायोलॉजी चल रहा है एनसीईआरटी, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहां जाके क्या करना है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना है, आपको सब मिल जाएगा। प्लस करंट अफेयर जो कि डेली आपके सामने हाजिर होता है, ठीक है। तो वो भी आपको गो थ्रू करना है, जो भी आपके अपकमिंग एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या एफकैट किसी में भी करंट अफेयर आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। तो मैं आशा करता हूं आप जुड़ रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों अवेयरनेस फैलानी है, जो कि मुझे मोटिवेशन देगी। यूपीएससी एनडीए 2015 पीवाईक्यू ओपला डिफेंस की तरफ से, इट्स अवर एकेडमी, ठीक है। तो बेसिकली आप जुड़ सकते हैं मुझसे और कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है। तो आपको क्या करना है, बस मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे कि मैं आपका सॉल्यूशन दे सकूं। दूसरी चीज है, ये पीवाईक्यू के 4 पार्ट आएंगे, 4 पार्ट आने वाले। हर पार्ट में गेट कवर किया जा रहा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपका बेसिकली 600 मार्क्स का होता है। बेसिकली 400 मार्क्स आपके गेट में किसके होते हैं, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है ना। तो ये मिला के आपके 400 मार्क्स होते हैं। तो जनरली यही हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, पीवाईक्यू में। तो ऐसे 4 पार्ट आएंगे, 25, 25, 25 एंड 25। तो ऐसे 100 क्वेश्चंस की सीरीज मैं रखूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेटेड क्वेश्चन है, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं मैं स्टार्ट करूं। चलो, ये मोटिवेशन नहीं है, ये सपना है बच्चों का कि वो एक दिन क्या करे, ऑफिसर बने। और ये ओटीए का सेमिनार चल रहा है, ओटीए का पासिंग आउट परेड बोल सकते हैं हम, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो बेसिकली ये चेन्नई में है और एक गया में है। तो गया का आई होप सो तो 12th के बाद होता है गया में, जो है बिहार में। और ये जो ओटी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये जो चेन्नई में, यहाँ से आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंस है, और पर्सनल जानकारी जो भी चाहिए होगी मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो डिफेंस में जाना है, सपना देखा है डिफेंस में जाने का, तो उसके लिए डेडिकेशन, परसिवरेंस होना चाहिए। और डिसिप्लिन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, तो डिसिप्लिन के बिना आप डिफेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, वो आपको पूरा एक मतलब बोल सकते हैं पैकेज दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से गाइडेंस चाहिए, किस तरीके से आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एनी हाउ कंडीशन यू विल बी मैनेज ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप चीजें सीख रहे होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। मैं सच बोल रहा हूं, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक एजुकेशन आपकी लाइफ को हैम्पर करता है। हैम्पर करने का मतलब ये है कि आपके माइंड में ट्रिगर करता है और आपको एनालिटिक बनाता है, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है। डायमंड इज अ वेरी ब्राइट, ठीक है, डायमंड इज अ वेरी ब्राइट। क्वेश्चन की सीरीज है, आंसर में एक्सप्लेन करता जाऊंगा।
डायमंड इज अ वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मुझे लग रहा है डैम श्योर ये तो गलत होना चाहिए। और डायमंड इज अ वेरी ब्राइट, बिल्कुल ये तो राइट होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। इसका आंसर हम देखते हैं, आपको भी सॉल्व करना है, मैं टाइम दूंगा आपको, आपके सामने क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़िए, मैं साइड हट जाता हूं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, करेक्ट, स्टेटमेंट बोथ ट्रू, प्रोवाइड रीजनिंग फॉर द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या बताना चाह रहा है, डायमंड इज अ वेरी ब्राइट, बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। डायमंड इज अ वेरी ब्राइट एलिमेंट बोल सकते हैं या मेटल बोल सकते हैं, और डायमंड हैज अ वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लिए होमवर्क है कि आप सर्च करेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे, जैसे वाटर का 1.33 है, तो वैसे डायमंड का कितना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की तरफ, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करना है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑक्सीजन गैस इजीली प्रोड्यूस एट द फास्टर रेट बाय हीटिंग अ मिक्सचर of potassium chloride and magnesium dioxide, that heating potassium chloride alone. Magnesium dioxide acts as a negative catalyst, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके आंसर की तरफ जाते हैं। तो क्या लिख रहा है, both the statement are individual true and second is the correct explanation of first one, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एज ऑक्सीजन गैस, आंसर समझने की कोशिश करिए, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन गैस is a indice easily produce a faster rate heating a mixture of potassium chloride and magnesium dioxide than heating potassium chloride alone. However, statement true is false because magnesium dioxide acts a positive catalyst, not a negative catalyst. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर, हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज अ पॉजिटिव होगा, नॉट अ नेगेटिव, ठीक है। तो इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप सो अब ये क्वेश्चन इस तरीके के आना थोड़े से कम हो गए, पहले ज्यादा आते थे। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, इफ रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू shrink by 1%, its mass remaining the same, g could decrease by nearly, ठीक है। तो g मतलब ग्रेविटी कितना कम हो, डिक्रीज बाय नियरली। तो इसका आंसर आपको बताना है पॉज करके, ठीक है। तो इसका आंसर 5% होगा, पर हम लोग आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आंसर इज 5, ऑल्दो इट इज नॉट एक्सेप्शनली प्रोवाइड ऑप्शन, इस क्वेश्चन इज अंडर 5। तो आप देख सकते हैं डिक्रीज बाय 1%, तो ये न्यूमेरिकल भी थ्रो किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो एनडीए का लेवल इतना टफ नहीं होता है एज कंपेरिजन टू सीडीएस, बट हाँ थोड़े से फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो 2015 का क्वेश्चन है, तो ज्यादा मुझे लगता है इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बट हाँ इससे हेल्प जरूर मिलेगी आपको। चलो पढ़िए, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पर्टिकुलर एसेट अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स इज, क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम है ग्राफ का पर्टिकुलर एसेट अपॉन बाय द कांस्टेंट फोर्स, तो इसका आंसर होगा पैराबोला, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसका आंसर की, देखते हैं, हाँ इसका पैराबोला है। इन फिजिक्स द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन, बिल्कुल जो मोशन है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उसी पे डिपेंड करता है। व्हेन अ पार्टिकुलर इज एक्सेप्टेड बाय द कांस्टेंट फोर्स इट इज अंडरगो अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन, ठीक है। उसमें ये भी दिया हुआ, फर्स्ट क्या दिया, कुड रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब बेसिकली जो कंटिन्यूस वे में जो चीज चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और सेकंड आ जाता है आपका पीरियोडिक मोशन, और तीसरा आता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस पे भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आराम से इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं,
ठीक है, चलो मैं साइड हट जाता हूं, आपको इसका जवाब देना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का क्या रिजल्ट नहीं है? नियरली स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ द रेन, बिल्कुल है। कैपिलरी राइज, रिमूवल ऑफ डर्ट बाय द सोप और डिटर्जेंट, फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इसका आंसर 4, फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या बताना चाह रहा है। A nearly spherical drop of rain is result of surface tension, बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया था। कैपिलरी राइज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब्स होती है वो क्या करती है बेसिकली, जैसे कि आप स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ को आप ऐसे अंदर अपने माउथ में डालते हो और एकदम सक करते हैं, तो क्या होता है कैपिलरी ट्यूब की वजह से आपके माउथ में लिक्विड चला जाता है। थर्ड, द रिमूवल ऑफ डर्ट बाय द सोप और डिटर्जेंट इज अचीव थ्रू द एक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, बिल्कुल। The flow of liquid is not a result of the surface tension. I hope so आपको क्लियर हुआ होगा कि liquid of flow of the liquid is not a surface tension. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया हुआ है, लिस्ट दी हुई है, आपको मैच द फॉलोइंग में लगाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, और यहाँ दिया हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड है, एल्काइल है, वीक एसिड है और वीक बेस है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डी है वो डी का क्या आंसर होगा, जैसे कि ये ए बी सी डी, तो ये ए, ये बी, ये और सी और डी। ठीक है, तो डी का आंसर क्या होना चाहिए, डी का आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ए का क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, 2 होगा, मतलब अल्किली है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, अल्कली। ठीक है, तो 1 और 2 तो हमने देख लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड और एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड क्या हो गया आपका, वीक एसिड हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एसिटिक, सी का आपका 3, सी का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। एक बार हम क्रॉस कर लेते हैं। डज नॉट हैव द करेक्ट मैच, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, फोर्थ पेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक बेस, देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए मैंने यही बोला था, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 2 4 3 1। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके के मैच द फॉलोइंग पहले आते थे, अब थोड़े से कम हो गए, बट आते हैं, अभी भी आते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ, इट इज ऑब्टेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। आपके सामने क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ लाइफ, एनर्जी रिक्वायर होती है जीने के लिए, इट ऑब्टेन्ड बाय द विच प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, फैगोसाइटिस, फोटो रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Metabolism energy is required for maintaining of life process in the organism. Metabolism is process by which organism convert the food into energy that can be used for various activity. तो आंसर इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आपको जीने के लिए क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है लिविंग लाइफ के लिए। देख लीजिए, phagocytosis refer to process by which cell engulf and digest solid particles such as bacteria. While this process require energy, it is not primary process. ठीक है, तो phagocytosis क्या है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन इज अ प्लांट के अंदर होता है, ये भी जरूरी नहीं है। डिकम्पोजिशन एक तरीके का ब्रेक डाउन है ऑर्गेनिक मैटर, और इज अ सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। चलो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आई थिंक सो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कवर किया होगा तो समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर थ्रो बेंट इन एनी मैनर ऑल्दो लाइट टू पास थ्रू, व्हाट इज द इंटरफेरेंस दैट वन कैन ड्रॉ फ्रॉम। जाहिर सी बात है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो फिनोमिना होता है वो किस वजह से होता है। द कॉन्सेप्ट दैट लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ इज रॉन्ग,
Light can flow throughout the optical fiber. Light can travel through the fiber because they are ductile. Light can travel through the fiber due to the multiple total internal reflection. बिल्कुल इसका आंसर डी होना चाहिए. देखते तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट वाला रॉन्ग है. The statement optical fiber allow light to passes through even when the bend does not necessarily mean the concept of light traveling the straight part is wrong. Rather, it indicates that light can still propagate through the optical fiber despite bend. ठीक है, तो light can flow through the optical fiber. तो आंसर इसका क्या होगा? Suggest that light passes through the optical fiber and does not bend through. इसका आंसर क्या मैंने आपको पहले ही बता दिया है. टोटल light can travel through the fiber due to the multiple total interference. ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा. Which one among the following is used to making gunpowder? गन पाउडर बनाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? डिफेंस में गन पाउडर की बहुत ज्यादा अनिवार्यता होती है और डिफेंस का ही आप एग्जाम दे रहे हो तो इतना क्वेश्चन तो बनता है. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर का जवाब देना पड़ेगा. मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम स्टेराइड और कैल्शियम सल्फेट. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 पोटेशियम नाइट्रेट. इसका आंसर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट. इसको घोट के पी लीजिए. इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट. गन पाउडर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? पोटेशियम नाइट्रेट. अब इसका देख भी लेते हैं. मैग्नीशियम सल्फेट इज नॉट यूजिंग इन द मेकिंग गन पाउडर. मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉमनली नो एज इप्सॉन सॉल्ट. इसको क्या बोला जाता है? इप्सॉन सॉल्ट. देखो क्वेश्चन यहां से फेम हो सकता है. इप्सॉन सॉल्ट किसको बोला जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट को. रिवेलिंग मसल आर्क एंड द फर्टिलाइजर. ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका सही आंसर है. ठीक है, सोडियम स्टेराइड इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर. सोडियम स्टेराइड इज अ कॉमन इंटीग्रेट सोप. सोडियम स्टेराइड किसके अंदर यूज होता है? सोप और लुब्रिकेंट और इमल्सिफायर. लुब्रिकेंट और इमल्सिफायर. कैल्शियम सल्फेट इज नॉट, कैल्शियम सल्फेट यूज नहीं होता है. ये कहां यूज होता है? जिप्सम में. ठीक है, और फूड एडिक्टिव में और बिल्डिंग मटेरियल में. तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, नेक्स्ट टाइम क्या पूछेगा? कैल्शियम सल्फेट कहां यूज होता है. ठीक है, या तो पूछेगा बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा एलिमेंट यूज होता है और यह जिप्सम में क्या यूज होता है. तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट होता है. सोप में क्या होता है? सोडियम स्टेराइड. ठीक है, तो आपको याद रखना है और आपको हेल्प जरूर मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से. द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ. जो क्लीनिंग एक्शन है सोप और डिटर्जेंट का इन वाटर फॉर्मेशन, तो क्यों है? क्या रीजन है उसका? तो बताएंगे आप. आराम से पढ़िए, इसका जवाब दीजिए. आगे बढ़ते हैं हम. द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर इज मिसाइल. मिसाइल नहीं है, मिकाइल है. व्हेन सोप और डिटर्जेंट इज मिक्स्ड विद वाटर इट फॉर्म टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसाइल. मिसाइल आर फॉर्म बिकॉज सोप एंड डिटर्जेंट हैव अ हाइड्रोफोबिक वाटर अट्रैक्टिंग हेड ऑफ द हाइड्रोफोबिक वाटर रिप्लिकेशन. water attracting head and the hydrophobic water replication tail. ठीक है, I hope so you will all understand and all these things are happen with you कि आपको किस तरीके से पढ़ना है. तो आपको जब नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ दिया जाए तो डैम श्योर है कि आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, चलो आगे देखें. द केमिकल यूज इज अ फिक्सचर डेवलपर इन द फोटोग्राफी. फिक्सचर डेवलपमेंट फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? मतलब ये बोला जा रहा है फोटोग्राफी, जैसे हम फोटो निकालते हैं उसके बाद एक पेपर लेते हैं, पेपर में फोटो प्रिंट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है वही पूछ रहा है. तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थियोसल्फेट या सोडियम सल्फाइड. ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फेट है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सोडियम थाइसोसल्फेट. तो इसका आंसर क्या होगा? सोडियम थाइसोसल्फेट होगा. ठीक है, क्या यूज किया जाता है? सोडियम थाइसोसल्फेट. सोडियम सल्फेट कहां यूज होता है? वेरियस इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट,
तो इसका आंसर फोटोग्राफी नहीं होगा। क्या? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड का यूज होता है सच एज लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में क्या यूज होता है? सोडियम सल्फाइड। तो नेक्स्ट टाइम आपसे क्या पूछेगा कि सोडियम सल्फाइड कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, तो लेदर इंडस्ट्री में, या तो इसका अपोजिट पूछ सकता है कि लेदर इंडस्ट्री में कौन सा केमिकल यूज होता है। सोडियम सल्फाइड यूज होता है कहाँ? फोटोग्राफी में। नहीं, सोडियम थैलोस्फाइड होता है ना, प्रिवेंटिव एंड रिडक्शन एजेंट ऑफ सर्टेन प्रोसेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सोडियम थैलोस्फाइड। ठीक है, आई होप सो ऑल विल दिस चीज क्लियर। नेक्स्ट, रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएट विथ। रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएट विथ, देखिए रेन शैडो एरिया उस एरिया को बोला जाता है, जैसे मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है, पुणे में कम होती है, उसका कारण क्या है? रेन शैडो एरिया। क्योंकि ज्यादा जो मतलब बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से वहां बारिश ज्यादा हो जाती है मुंबई की तरफ, और पुणे की तरफ यहाँ तक मतलब बोल सकते हैं कि रेन नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए पूछ रहा है साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेंशन रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल। तो आंसर इसका क्या होगा? ओरोग्राफिक रेनफॉल। द रेन शैडो इफेक्ट इज अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना। रेन शैडो एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, ये हमारे हाथ की चीज नहीं है। डेट ऑकर व्हेन मॉइस्ट एयर आर फोर्स अप माउंटेन रेंजेस। ठीक है, जो मॉइस्ट रेज होती है वो माउंटेन्स की तरफ उठती है। As the air rise, it cool and condense, leading to formation cloud and precipitation on the windward side mountain. This is known as the orographic rainfall. Windward side मतलब जहां पहाड़ आ जाता है उसके अपोजिट साइड में बारिश नहीं होती है, और उसके साइड में, दूसरे साइड में बारिश होती है, जैसे कि हम मंगलुरु और बेंगलुरु को देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नेक्स्ट टाइम पे यू विल बी हैंडल इजीली। तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें अच्छी लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। आज इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट अगले पार्ट में और क्वेश्चन लेके आऊंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे। और मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं, और आपको क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल।